अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ रेस्पिरेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड प्रोसीजर। लास्ट वीडियो में हमने कार्डियोवैस्कुलर डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड प्रोसीजर्स का बेसिक इंट्रोडक्शन स्टडी किया था। सेम वैसे ही हम आज रेस्पिरेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड प्रोसीजर्स का बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। मींस इसके अंदर हमें आपको टेस्ट के बारे में, सारे टेस्ट के बारे में और उनका थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन बताऊंगी कि उसमें क्या और कैसे और कौन सी चीज़ डिटेक्ट की जाती है, और प्रोसीजर्स के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन ज़्यादा डिटेल नहीं है इसके अंदर, बट बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन मैं इसके अंदर इंक्लूड करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं लेबॉर्ट्री टेस्ट। रेस्पिरेटरी पेशेंट्स के अंदर लेबॉर्ट्री टेस्ट में हम पेशेंट का हीमोग्लोबिन टेस्ट करा सकते हैं। ठीक है, हम उसके ABGs चेक करा सकते हैं, आर्टीरियल ब्लड गैसेस। ठीक है, अच्छा कि आर्टीरियल ब्लड गैसेस कौन कौन सी गैसेस उसके ब्लड के अंदर प्रेजेंट हैं। ठीक है, उसकी आर्टरीज़ का जो ब्लड है उसके अंदर कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट हैं और उनकी अमाउंट क्या है। ठीक है, मोस्टली हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही देख रहे होते हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करता है, उनको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को रेड ब्लड सेल्स लेके जाते हैं और रेड ब्लड सेल्स के ऊपर HB होता है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन और गैस की कंसंट्रेशन क्या है हमारी ब्लड के अंदर, या ब्लड के अंदर हम गैसेस की सैचुरेशन कितनी है। ठीक है, उसके बाद हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जिसे हम PFTS कहते हैं वो करा सकते हैं। ठीक है, स्पूटम एनालिसिस करा सकते हैं और स्पूटम कल्चर करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है रेडियोग्राफिकल स्टडीज़। ठीक है, रेडियोग्राफिकल स्टडीज़ के अंदर हम क्या करा सकते हैं, रेस्पिरेटरी पेशेंट्स के अंदर हम इसमें चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं। ठीक है, वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन करा सकते हैं। उसके बाद पल्मोनरी एंजियोग्राफी करा सकते हैं, एंडोस्कोपी करा सकते हैं और लरिंजोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी वगैरह करा सकते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और अदर्स के अंदर क्या आ जाता है, दो प्रोसीजर्स हैं, एक पल्स ऑक्सीमीट्री और एक थोरैकोसेंटेसिस। सबसे पहले आ जाता है स्पूटम एग्जामिनेशन। स्पूटम एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं, पेशेंट का स्पूटम लेते हैं और उसको एग्जामिन करते हैं। ठीक है, उसमें हम देख रहे होते हैं ग्राम स्टेनिंग को, कल्चर स्टेन देख रहे होते हैं। ठीक है, या साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं। साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन ये होती है कि हम मोस्टली सेल्स को देखते हैं साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर कि कौन से सेल्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। ठीक है, किसकी कितनी अमाउंट है और कौन ज़्यादा अमाउंट में है, कौन कम अमाउंट में, ये सारी हम साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर देख रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर आ जाता है एसिड फास्ट बेसिलाई स्मीयर, जैसे कि MTDs होती हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, उसका हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए हम न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट कराते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास ABGs, आर्टीरियल ब्लड गैसेस। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, मीडियल फेमोरल आर्टरी या ब्रेकियल आर्टरी से हम ब्लड लेते हैं और उस ब्लड को हम हेपरेनाइज करते हैं। हेपरेनाइज मीन कोएगुलेट करते हैं। ठीक है, ताकि हम उसके अंदर pH चेक कर सकें, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर चेक कर सकें, ऑक्सीजन का प्रेशर चेक कर सकें और कार्बोनिक एसिड का प्रेशर चेक कर सकें उस ब्लड के अंदर। ठीक है, और ABGs की कंसंट्रेशन से हमें रेस्पिरेटरी फेलर का भी पता चलता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी फेलर भी दो तरह का होता है, टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलर और टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलर। ठीक है, और ये दोनों टाइप्स, टाइप 1 और टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलर, पेशेंट के पार्शियल ऑक्सीजन लेवल मींस पार्शियल कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जो टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलर है उसके अंदर पार्शियल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल होती है या रिड्यूस्ड होती है और पार्शियल कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन रिड्यूस्ड होती है। ठीक है, जबकि टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलर के अंदर पार्शियल ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस्ड है, जबकि पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंक्रीज्ड होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट। ठीक है, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट में क्या होता है, पेशेंट एक मशीन के अंदर एक्सपायर करता है। ठीक है, और उसके बाद माउथ पीस से एक्सहेल करता है, तो हम रीडिंग्स को नोट कर लेते हैं। ठीक है, इससे हमें जो है ना पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी पता चल जाता है। अगर तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट होगी तो आप
एयर को बाहर कम निकालोगे तो वो हमें रीडिंग से पता चल जाएगा, ठीक है। अब पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट की लिमिटेशंस क्या आती हैं? इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है पेशेंट मोटिवेशन, ठीक है। उसके बाद जो 4 साल से छोटे बच्चे होते हैं वो ये प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। और और नेक्स्ट पॉइंट है अनहाइजेनिक, मीन्स कुछ पर्सनस जो हैं वो इसे प्रेफर नहीं करते कि वो एक माउथ पीस एक पर्सन ने यूज़ किया फिर दूसरा यूज़ करे, मीन्स कि सबका माउथ उसी पे लग रहा है तो वो इसको अच्छा नहीं समझते, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट है, अगर हमने लार्ज एयरवे की ब्लॉकेज को चेक करना है तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन हमें ये स्मॉल एयरवे की ब्लॉकेज के बारे में प्रॉपर्ली नहीं बताता, मीन्स पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट इज़ बेस्ट टू डिटेक्ट लार्ज एयरवे ब्लॉकेज। अच्छा, अब हमारे पास जो ना डिजीज़ है ना वो 2 तरह की होती हैं, एक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ होती हैं और दूसरी रेस्ट्रिक्टिव डिजीज़ होती हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ में क्या होता है, इसके अंदर हमारी एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन आ रही होती है और जो हमारा स्ट्रक्चर है ना वो डैमेज हो रहा होता है, ठीक है। हमें पता है ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ में एज़मा, सीओपीडी, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वगैरह आ रहा होता है, ठीक है। जबकि जो रेस्ट्रिक्टिव डिजीज़ हैं इनके अंदर रेस्ट्रिक्शन आ रही होती है। रेस्ट्रिक्शन मीन्स कि वहाँ पे मौजूद जो चीज़ है वो उसके लिए वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन कॉज करवा रही है, ठीक है। और इसके अंदर स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है, स्ट्रक्चर कोई ख़राब नहीं होता लेकिन इसमें स्ट्रक्चर डैमेज हो रहा होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है डैट इज़ हीलियम डिल्यूशन मेथड। हीलियम डिल्यूशन मेथड में क्या होता है कि हम आपकी बॉडी के अंदर हीलियम गैस भेजते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि उस हीलियम गैस की कंसंट्रेशन आपके लंग्स में जाकर चेंज हुई है या नहीं हुई, ठीक है। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए हम नोट करते हैं कि आपके लंग्स के अंदर उस गैस की अमाउंट चेंज हुई है या कंसंट्रेशन चेंज हुई है या नहीं हुई, तो इससे हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है या रेस्ट्रिक्टिव डिजीज़ है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे से हम डायग्नोस करते हैं डिजीज़ को और उसकी इंजरी को, ठीक है। इससे हम एयर इंट्रैपमेंट का भी पता चल जाता है, फ्लूइड इंट्रैपमेंट का भी पता चल जाता है, कैविटीज़ और कंसोलिडेशंस वगैरह का भी हमें एक्सरे से पता चल जाता है, ठीक है। उसके बाद है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड हम यूज़ करते हैं प्लूरल एफ्यूजन को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। प्लूरल एफ्यूजन हमें पता है क्या होती है, हमारे प्लूरा के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड से हम देखते हैं कि हमारी प्लूरा के अंदर कितना फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है। उसके बाद आ जाता है अल्ट्रासाउंड एडेड बायोप्सी। अल्ट्रासाउंड एडेड बायोप्सी क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि इमेज सारा बन रहा होता है, ठीक है। और आप नीडल को अंदर लेके जा रहे होते हो और आप वहाँ से देख भी रहे होते हो कि नीडल कहाँ तक पहुँची है और कहाँ तक नहीं पहुँची, ठीक है। नीडल इंसर्ट करते हैं और साथ साथ हम देख रहे होते हैं कैमरे के थ्रू कि नीडल कहाँ तक पहुँची और कहाँ तक नहीं पहुँची। और इस अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम एक तो देखते हैं कि फ्लूइड कितना एक्यूमुलेट हुआ है, दूसरा हम इसके थ्रू प्लूरल बायोप्सी भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिटी स्कैन। सिटी स्कैन हम करते हैं प्लूरा या मीडियस्टिनम की एबनॉर्मेलिटीज़ या डिजीज़ को चेक करने के लिए, ठीक है। और साथ में हम इससे सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स की एनोमलीज़ को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हाई रेजोल्यूशन सिटी स्कैन। हाई रेजोल्यूशन सिटी स्कैन के थ्रू हम पैरेन्काइमल डिजीज़ को डिटेक्ट करते हैं। पैरेन्काइमा क्या है, हमारे लंग्स के अंदर जो सेल्स की लाइनिंग है उसे हम पैरेन्काइमा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है वीक्यू टेस्ट। वीक्यू टेस्ट क्या है, वीक्यू टेस्ट हमारे पास न्यूक्लियर स्कैन या रेडियो एक्टिव स्कैन है, ठीक है। ये ब्रीदिंग, वेंटिलेशन और सर्कुलेशन को मॉनिटर करने के लिए यूज़ होता है और इसके थ्रू हम एम्बोलिज्म वगैरह को भी डिटेक्ट करते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आपको 5 मिनट के लिए बिठाया जाता है, मशीन सेट की जाती है आपके ऊपर, ठीक है। और आप सांस लेते रहते हो, ठीक है। और जो मशीन है वो कंटिन्यूसली डिटेक्ट करती है कि फंक्शनिंग कैसे हो रही है और कैसे नहीं हो रही, गैस कहाँ पे जा रही है कहाँ नहीं जा रही, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन है या रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। और एम्बोलिज्म हमारे पास इसके अंदर बहुत अच्छा पता चल जाता है, जैसे मैंने आपको भी बताया, ठीक है। बिकॉज हम यहाँ पे सिर्फ लंग्स को मॉनिटर कर रहे होते हैं, बल्कि लंग्स के अंदर अगर अगर आसपास भी कोई सर्कुलेशन वगैरह का भी मसला चल रहा है तो उसको भी ये मॉनिटर कर लेता है, ठीक है। मीन्स टोटली ये लंग्स को एग्जामिन कर लेता है, उसकी सर्कुलेशन को भी, कोई एम्बोलिज्म वगैरह तो नहीं है, गैस कंसंट्रेशन ठीक है या नहीं है, ठीक है। सब कुछ इससे मैयर हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पेट स्कैन। पेट स्कैन नॉन इन्वेसिव स्कैन है। अच्छा, 2 तरह के स्कैन होते हैं, एक नॉन इन्वेसिव स्कैन और एक होते हैं इन्वेसिव स्कैन। इन्वेसिव स्कैन वो होते हैं जो हम सर्जिकली करते हैं, लाइक कोई कट वगैरह लगा के कैमरा डाला, वो इन्वेसिव होते हैं, ठीक है। और नॉन इन्वेसिव होते हैं जिसमें हम कट वगैरह नहीं लगाते, मीन्स हमें कोई सर्जरी वगैरह नहीं करनी पड़ती, ठीक है।
अच्छा, जो पेट स्कैन है ये हम यूज़ करते हैं लंग कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, और इसके अंदर भी रेडिएशंस भेजी जाती हैं बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास पल्मोनरी एंजियोग्राफी। पल्मोनरी एंजियोग्राफी के अंदर कंट्रास्ट मटेरियल यूज़ किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर कंट्रास्ट मटेरियल, ठीक है। हमारे लंग के अंदर ट्यूब इंसर्ट की जाती है, ठीक है, और ट्यूब के साथ कैमरा भी लगा होता है, ठीक है, और कैमरे के थ्रू जो है हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि हमारे लंग्स के अंदर क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा, ठीक है। उसके बाद है लेरिंजियोस्कोपी। लेरिंजियोस्कोपी इन्वेसिव स्कैन है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि लैरिंग्स को कट करते हैं। अब हम कट कर रहे हैं ना, तो इससे ये इन्वेसिव स्कैन है, ठीक है। लैरिंग्स को हम कट करते हैं, ठीक है, ट्रैकिया से ऊपर। उसके बाद कैमरा होता है, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर्स, वो हम लैरिंग्स के अंदर भेजते हैं, डालते हैं और डिटेक्ट करते हैं एयरवेज इंटैक्ट हैं या नहीं है, ठीक है। और अगर एयरवे इंटैक्ट हैं तो उसके फीचर्स किस तरह के, ये सब हम ऑब्जर्व करते हैं लेरेंजियोस्कोपी के अंदर। उसके बाद है ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी भी हम इसी तरह ट्रेकिया को इंस्पेक्ट करते हैं और लार्ज ब्रोंकाई को। उसके बाद है पल्स ऑक्सीमीट्री। पल्स ऑक्सीमीट्री में पता है एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, हम उसे थंब पे लगाते हैं, अक्सर आपने लगा देखा भी होगा ऑक्सीजन सैचुरेशन को चेक करने के लिए, या ईयर लोब्स पे लगाते हैं, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी है, ठीक है। उसके बाद है लंग बायोप्सी। लंग बायोप्सी भी हम सर्जिकली करते हैं और सर्जिकली हम लंग का थोड़ा सा पोर्शन बाहर निकालते हैं और फिर उसको हम मोनीटर करते हैं कि कोई ट्यूमर या कैंसर तो नहीं है लंग्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद एक प्रोसीजर आ जाता है थोरैकोसेंटेसिस। थोरैकोसेंटेसिस क्या है, इसके अंदर हम लंग्स के अंदर ये ना न्यूमोथोरक्स में किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं कि न्यूमोथोरक्स के अंदर यही होता है ना कि हमारी प्लूरा के अंदर फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है, तो हम इंजेक्शन इंसर्ट करते हैं लंग्स के अंदर, ठीक है। जहाँ पे प्लूरल फ्लूइड होता है वहाँ पे करके इंजेक्शन इंसर्ट करते हैं बाहर से बॉडी से, ठीक है। उसके बाद हम उस इंजेक्शन के अंदर प्लूरल फ्लूइड को फिल करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, और फिर हम उस प्लूरल फ्लूइड को मॉनिटर करते हैं। और ये एक्सरे के साथ भी किया जा रहा होता है। और जो थोरैकोसेंटेसिस है ना, ये एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर भी है और साथ साथ थेराप्यूटिक भी है। मीन्स हम इसको ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं और डायग्नोसिस के लिए भी, ठीक है। और जो पेशेंट न्यूमोथोरक्स से होते हैं जिनके अंदर इंजरी हुई होती है, न्यूमोथोरक्स हमें पता है आगे डिफरेंट टाइप्स की होती है, टेंशन न्यूमोथोरक्स, ठीक है, आगे डिफरेंट टाइप्स है न्यूमोथोरक्स की। जो कोई इंजरी की वजह से हुई है या एयर ट्रैप हुआ है या फ्लूइड ट्रैप हुआ है, तो आप वहाँ से होल करोगे और होल करके उस एयर को रिमूव कर दोगे इन थेराप्यूटिक प्रोसीजर, ठीक है। और डायग्नोस्टिक यही है कि वहाँ पे इंजेक्शन से फ्लूइड लेके उसको एग्जामिन करते हो, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक, रेस्पिरेटरी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स एंड टेस्ट।